Hello students, today we will discuss about the structure of typical dicotyledonous embryo. जैसा कि हम जानते हैं कॉटिलिडन्स के बारे में, जैसा हमने आपको फर्स्ट ईयर में भी बताया था कि ये दो तरह के होते हैं, एक होता है मोनोकॉट और दूसरे होते हैं डाइकोटिलिडन्स। तो आज हम पढ़ेंगे डाइकोटिलिडनस एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर कैसा होता है। एक बात याद रखिए बेटा कि जो ये आपके डाइकोटिलिडनस एम्ब्रियो होते हैं इसमें दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है आपका एम्ब्रियोनल एक्सिस, यानी एम्ब्रियो की जो एक्सिस होती है दैट इज द एम्ब्रियोनल एक्सिस, और दूसरा क्या है कि इसमें दो कॉटिलिडन्स प्रेजेंट होते हैं। आगे देखिएगा कि जो क्या कह रहा है कि जो पोर्शन होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस के, ध्यान दीजिएगा, जो पोर्शन है एम्ब्रियोनल एक्सिस का कहाँ पे, अबव द लेवल ऑफ कॉटिलिडन्स, ये कहलाता है इपीकोटाइल। इपीकोटाइल का मतलब ही होता है, ईपी वर्ड का मतलब ही होता है बेटा ऑन द टॉप, यानी दैट इज द कॉटिलिडन, दैट इज नोन एज इपीकोटाइल। ठीक है, जो कि क्या करता है, जो कि टर्मिनेट करता है प्ल्यूम्यूल के साथ। ध्यान दीजिएगा, ये जो इपीकोटाइल होता है वो टर्मिनेट करता है किसके साथ, प्ल्यूम्यूल के साथ, या फिर इसे ही आप जो है स्टेम टिप भी कहते हो। इसके आगे देखिएगा, इसमें जो होता है एक सिलिंड्रिकल पोर्शन होते हैं बिलो द लेवल ऑफ कॉटिलिडन्स। कॉटिलिडन्स के जस्ट नीचे ही जो होती है एक और पोर्शन होती है जिसका नाम होता है हाइपोकोटाइल। तो यहाँ हमको दो वर्ड देखने को मिले, एक तो क्या है कि इपीकोटाइल, ये क्या है, लेवल ऑफ कॉटिलिडन्स एक्सिस, दैट इज द एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कॉटिलिडन्स, ये कहलाता है इपीकोटाइल। और ये क्या करता है, उसी के साथ वो टर्मिनेट कर जाते हैं प्ल्यूम्यूल के साथ या फिर आपका स्टेम टिप के साथ, और यही जो है सिलिंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करते हैं। तो क्या कह रहा है कि जो सिलिंड्रिकल पोर्शन होता है बिलो द लेवल ऑफ कॉटिलिडन्स, ये कहलाता है हाइपोकोटाइल। आगे देखते हैं कि इसका क्या फंक्शन होता है। ये जो होते हैं टर्मिनेट करते हैं इसको, इसकी जो लोअर एंड होती है वो किसमें, रेडिकल या फिर रूट टिप। तो बेटा स्टेम टिप कह सकते हो या फिर आप प्ल्यूम्यूल कर सकते हो, वहीं पे रूट टिप या फिर रेडिकल भी कह सकते हो। क्लियर है। आगे ध्यान दीजिएगा कि जो रूट टिप होती है वो कवर्ड होती है एक रूट कैप के माध्यम से। ठीक है, जैसा कि आप ये डायग्राम देख सकते हैं, ये एक टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो हो जिसमें कि आप देखोगे ये है प्ल्यूम्यूल, ये जो सिरा है ये कॉटिलिडन्स है, ये है आपका हाइपोकोटाइल, ये है रेडिकल, और इसी रेडिकल से लगा हुआ रूट कैप है। हमने जो पढ़ा एक बार फिर से हम आपको दोहरा देते हैं, रिवाइज करा देते हैं। देखिए इसमें क्या कहा है कि जो पोर्शन होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कॉटिलिडन्स, ये जो कॉटिलिडन्स है इसके ऊपर का अबव जो लेवल है, ये चीजें आती हैं आपकी यहाँ पे, ये चीजें हो जाएंगी आपकी इपीकोटाइल। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या कर रहा है, ये देखिए ये सिलिंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर, ये जो पोर्शन बन रहा है ये चीजें कहलाती हैं आपकी हाइपोकोटाइल। और जब ये आपकी हाइपोकोटाइल है ये अपने लोअर एंड की तरफ यहाँ से टर्मिनेट हो जाती हैं और ये हो जाता है आपका रेडिकल यानी कि रूट स्टेम, और इसी रूट स्टेम से जो है फिर क्या होती है, ये टर्मिनेट कर जाती हैं इसकी लोअर एंड से, दैट इज द रूट टिप। क्लियर है, या फिर इसे ही आप कहते हो रूट कैप। इसको पूरी तरीके से क्या कर लेते हैं, ढक लेते हैं। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा, आगे कह रहा है कि जो एम्ब्रियो ऑफ मोनोकॉटिलिडनस, चूंकि अभी हम डाइकॉट की बात कर रहे थे, अब यहाँ पे देखिएगा क्या कर रहा है कि जो मोनोकॉटिलिडनस एम्ब्रियो होते हैं वो पजेस करते हैं केवल और केवल एक ही कॉटिलिडन। क्लियर है, जैसे कि ग्रास फैमिली में जो कॉटिलिडन होते हैं वो कहलाता है स्क्यूटेलम। अगर हम ये डायग्राम देखें, यहाँ ध्यान दीजिए बेटा, ये देखिए ये, तो इसमें देख रहे हैं आप केवल एक ही कॉटिलिडन है, ये ध्यान दीजिएगा, ये सिर्फ एक ही कॉटिलिडन है और इसे क्या नाम दिया है इसने, स्क्यूटेलम। तो क्या है कि ये ग्रास फैमिली, जो भी ग्रास की फैमिली है वहाँ पे जो कॉटिलिडन होता है वो कहलाता है स्क्यूटेलम, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, दैट इज सिचुएटेड टुवर्ड्स वन साइड, या फिर आप कह सकते हो लैटरल ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस। तो बेटा ये जो होते हैं ये सिचुएट होते हैं दूसरे साइड में, किसके, या फिर आप उसे लैटरल साइड भी कह सकते हो एम्ब्रियोनल एक्सिस के। क्लियर है। इसके बाद क्या कह रहा है, लोअर एंड में जो आपकी एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है, लोअर एंड में, यहाँ ध्यान दीजिए,
ये देखिए, ये लोअर एंड जो ये पोर्शन है दिख रहा है, क्लियर है। जो लोअर एंड में ये आप देख रहे हो, तो इसमें क्या कह रहा है कि ये अनडिफरेंशिएटेड यानी जिसको डिफरेंशिएट नहीं किया जाता है, इन्हीं के साथ रेडिकल लगे होती हैं, रूट कैप भी लगे होते हैं, और चूंकि एक कोलियोराइजा भी यहाँ पे अटैच होता है जो कि ये अनडिफरेंशिएट नहीं होता है। क्लियर है, ये अनडिफरेंशिएट नहीं है। इज दैट क्लियर? आगे ध्यान दीजिएगा, आगे देखिए क्या कह रहा है कि जो आपका पोर्शन होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस के, कहाँ के, अबव द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्क्यूटेलम, वो कहलाता है एपिकोटाइल। हमने आपको पहले बताया था स्क्यूटेलम जो कि क्या है, मोनोकोटिलिडनस में जो, जैसे कि जो ग्रास फैमिली है उसमें जो कोटिलिडन होते हैं वो क्या कहलाता है, स्क्यूटेलम। तो ये क्या कह रहा है कि जो एम्ब्रियोनल एक्सिस का जो पोर्शन होता है स्क्यूटेलम के अटैचमेंट के लेवल से, वो चीजें कहलाती हैं आपकी एपिकोटाइल। एपिकोटाइल जो होती हैं उनमें सूट एपेक्स होता है और एक लीफ प्राइमोर्डिया होती है जो कि एक हॉलो फोलियर स्ट्रक्चर बनाता है, फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसे कहलाते हैं क्या, कोलियोप्टाइल, या कोई कोई इसे सीलोप्टाइल भी कहता है। ठीक है, तो ये था बेटा आपका एक टिपिकल स्ट्रक्चर, क्या है आपका, डाइकॉट और मोनोकॉट का पढ़ा आपने, डाइकोटिलिडन्स और मोनोकोटिलिडन्स। इसके बाद आपकी कुछ एक्टिविटी है, जैसे क्या कह रहा है कि कुछ आप सीड्स वाटर में क्या कर दीजिए, सोक कर दीजिए, चाहे आप वीट हो, मेज हो, पीज हो, चिक पीज हो, ग्राउंड नट, पूरी रात आप उसको क्या करिए, वाटर में सोक कर दीजिए। देन स्प्लिट द सीड्स एंड ऑब्जर्व द वेरियस पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो एंड द सीड। फिर आप उसको क्या कर सकते हैं, उनको जो है आप उन सीड्स को आप स्प्लिट कर सकते हो और उनके वेरियस पार्ट्स एम्ब्रियोज के, या फिर जो भी सीड आपने लिया है उनको आप आराम से अच्छे से स्टडी कर सकते हो। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सीड। ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है कि जो एंजियोस्पर्म होता है, वो जो सीड होता है, वो फाइनल प्रोडक्ट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ये बात सबको पता है, आपको भी पता है। इट इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज इसे ही जो है बेटा फर्टिलाइज्ड ओव्यूल भी कहा जाता है। जो सीड्स फॉर्म्ड होती हैं फ्रूट्स के अंदर, ठीक है, और जो सीड होती है वो टिपिकली उसमें क्या क्या होते हैं, सीड कोट होते हैं या सीड कोट्स हो सकते हैं, कॉटिलिडन्स होते हैं एंड एन एम्ब्रियो एक्सिस। आप अगर कोई सीड देखो तो उसमें सॉरी हाँ, अगर आप कोई सीड देखो तो बेसिकली क्या होते हैं, टिपिकली उसमें क्या क्या होती हैं, सीड कोट होते हैं, कॉटिलिडन्स होते हैं, और आपका एक उसमें क्या होता है, एम्ब्रियो एक्सिस। द कॉटिलिडन्स, आप चूंकि यहाँ पे अगर आप फिगर देखें, यहाँ पे जितने सारे कॉटिलिडन्स है, ये भी हैं कॉटिलिडन, ये भी डायग्राम है आपके। ये कुछ सीड्स के हैं और कुछ फॉल्स फ्रूट्स आपके स्ट्रॉबेरी और फ्रूट ऑफ एप्पल, पेज 37 NCERT। ठीक है, ये आपको डिफरेंट देखने को मिल जाएंगे। हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है कि जो कॉटिलिडन्स होते हैं एम्ब्रियो के, वो बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर के होते हैं। जनरली क्या होते हैं, ये थिक होते हैं और सोलेन होते हैं। ध्यान दीजिएगा कि जो आपके कॉटिलिडन्स होते हैं एम्ब्रियो के, वो बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर के होते हैं। ये जनरली थिक होते हैं और सोलेन होते हैं। क्यों? क्योंकि ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ फूड रिजर्व्स, किस किस फॉर्म में, या तो एज इन लेग्यूम्स, जैसे कि लेग्यूम्स में होते हैं, ये क्या होते हैं जिसकी वजह से ये थिक भी होते हैं और स्वोलेन होते हैं। क्यों? ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ फूड रिजर्व्स। क्लियर? फिर क्या कह रहा है कि जो मैच्योर सीड्स होते हैं वो या तो नॉन एल्ब्यूमिनस हो सकते हैं या एक्स एल्ब्यूमिनस हो सकते हैं। देखिए ये नया टर्म है। जो मैच्योर सीड्स होते हैं बेटा, वो या तो नॉन एल्ब्यूमिनस हो सकते हैं या एक्स एल्ब्यूमिनस हो सकते हैं। जो नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स होते हैं उसमें कोई भी रेजिडुअल एंडोस्पर्म नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी क्या होते हैं, कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो जाते हैं। कब? जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। ध्यान दीजिएगा फिर से मेरी बातों को, इसमें बता रहा है कि जो आपका नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स होते हैं, इसमें कोई भी पर्टिकुलर रेजिडुअल एंडोस्पर्म नहीं होता है, क्योंकि वो जो होते हैं कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो जाते हैं, पहले ही कंज्यूम हो जाते हैं। कब? जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा होता है। क्लियर है? इसके आगे देखिएगा,
जैसे एग्जाम्पल आपका क्या ले रहा है, पी मटर है, आपका ग्राउंड नट है, ये सब एग्जाम्पल हो गए आपके किसके, नॉन एल्ब्यूमिनस के। अब एल्ब्यूमिनस सीड्स का देखिएगा कि जो एल्ब्यूमिनस सीड्स होते हैं वो रिटेन करते हैं अ पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म। ये रिटेन करता है किसका, अ पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म। क्यों, क्योंकि ये जो होते हैं कंप्लीटली यूज नहीं हुए होते हैं। ध्यान दीजिएगा, दिस इज द मेजर डिफरेंस। ये मेच्योर वाले नॉन एल्ब्यूमिनस ये कंप्लीटली कंज्यूम हो गए होते हैं, कंप्लीटली यूज हो गए होते हैं, जबकि जो आपके एल्ब्यूमिनस हैं ये कंप्लीटली जो है यूज नहीं होते हैं। कब, जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हुआ होता है। इसका एग्जाम्पल देखिए बेटा, वीट है, मेज है, बार्ली है एंड कैस्टर है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप अलग अलग साइड बुक्स में अलग अलग देखेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है, अकेजनली कुछ सीड्स में जैसे कि आपका ब्लैक पेपर हो गया, बीट हो गया, और देन आपके रेमिनेंट्स हो गए जो न्यूसिलस के, वो भी क्या होते हैं, परसिस्टेंट होते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि जो रेजिडुअल जो परसिस्टेंट न्यूसिलस होते हैं वो कहलाता है क्या, पेरिस्पर्म। यही चीजें कहलाती हैं आपकी पेरिस्पर्म। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर टू यू। नाउ अगला टॉपिक देखिए क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि जो इंटेगुमेंट्स होते हैं ओव्यूल्स के वो हार्डन होते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, एज टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट। क्या कह रहा है कि जो इंटेगुमेंट्स होते हैं, क्योंकि बेटा आपने देखा होगा अगर स्ट्रक्चर पहले जो वीडियोस आपको सेंड किए गए थे उसमें आपने देखा होगा कि स्ट्रक्चर जब आपके ऐसे ओव्यूल्स के बने हुए थे तो उसमें दो तरह के इंटेगुमेंट दिखाए गए थे, एक था आपका इनर इंटेगुमेंट और एक था आउटर इंटेगुमेंट, अगर आपको याद हो। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि जो इंटेगुमेंट होते हैं ओव्यूल्स के वो बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, वो हार्ड होते हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं, प्रोटेक्टिव सीड कोट होती हैं, टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट होते हैं। देन इसके बाद आप याद रखिएगा इसमें क्या कह रहा है कि जो माइक्रोपाइल होते हैं रिमेन्स एज स्मॉल पोर इन द सीड कोट। ठीक है, जो माइक्रोपोर होते हैं, माइक्रोपाइल होते हैं, वो रिमेन होते हैं क्या, एज अ स्मॉल पोर इन द सीड कोट। और ये क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन और वाटर की एंट्री कराते हैं, कहाँ से, सीड से। कब, जब जर्मिनेशन की टाइमिंग होती है। तो यहीं से आप नोट डाउन कर सकते हैं कि जो माइक्रोपाइल होता है, यानी जो माइक्रोपाइल स्टार्टिंग वाला पोर्शन है, जो आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, वो क्या होते हैं, ये सीड का, ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन और साथ ही साथ वाटर की ये एंट्री कराते हैं सीड में। कब, जब वो जर्मिनेशन के लिए तैयार होते हैं या जर्मिनेशन की प्रक्रिया जब चल रही होती है तब। फिर क्या होता है, जैसे ही सीड्स पूरी तरीके से मैच्योर कर जाते हैं, इसकी जो वाटर कंटेंट होती है वो धीरे धीरे रिड्यूस कर जाती है, और जो सीड्स होते हैं वो पहले के कंपैरिजन में क्या होते हैं, रिलेटिवली ड्राई हो जाते हैं, यानी 10 to 15% मॉइस्चर बाय मास इनका होता है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि जो जनरल इनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है एम्ब्रियो की, जो यानी कि जो एम्ब्रियो की जो जनरल मेटाबॉलिज्म जो भी होती है, जो उनकी एक्टिविटी होती है, वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है। इसके बाद जो एम्ब्रियो होता है वो शायद वो में एंटर स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी। देखो बेटा ये कभी कभी पूछता है एग्जाम में, एंड इट्स वेरी अर्जेंट कि इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि ये क्या है कि जो जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है एम्ब्रियो की, ध्यान से सुनिएगा, वो क्या होती है, स्लो डाउन हो जाती है। क्यों, क्योंकि जो आपका ये सीड होता है वो धीरे धीरे ड्राई होना शुरू कर देता है इन कंपैरिजन टू दैट कंडीशन जब वो जर्मिनेशन की स्टेज में रहता है, तब उसके पास पानी और ऑक्सीजन दोनों की मात्रा ज़्यादा होती है। तो क्या होता है, जो आपकी एम्ब्रियो होती है वो एंटर करती है एक स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी में, यानी ये एक्टिव नहीं हो जाते हैं, और वहीं पे कहा जाता है कि सीड डॉर्मेंसी है, यानी ये डॉर्मेंसी की प्रोसेस है। और या फिर अगर कोई फेवरेबल कंडीशंस जो होते हैं वो अवेलेबल होते हैं, यानी या फिर अगर आपका एडिक्वेट मॉइस्चर हो गया, ऑक्सीजन हो गया और सूटेबल टेम्परेचर हो जाता है, तब क्या हो जाते हैं, ये वापस से जर्मिनेट करना शुरू कर जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जब आपका कोई भी
ओव्यूल सीड में पूरी तरीके से क्या होता है, मैच्योर होना शुरू होता है, तो जो ओवरी होती है वो डेवलप कर जाती है फ्रूट में। ध्यान दीजिएगा, जब आपका ओव्यूल बेटा मैच्योर हो जाता है, वो सीड में बन जाता है, तो जब सीड में परिवर्तन हो जाता है तो ओवरी जो होती है वो पूरी तरीके से डेवलप कर जाती है फ्रूट में। यानी कि जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ओव्यूल का सीड्स में और ओवरी का फ्रूट में, ये प्रोसेस जो होता है वो साइमल्टेनियसली होता है, यानी कि ये प्रोसेस एक साथ होता है। जहाँ पे क्या होगा, आपका ओव्यूल जो होता है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है और ओवरी आपकी किस में बदल जाती है, वो कन्वर्ट हो जाती है या डेवलप कर जाती है फ्रूट में। उसके बाद क्या है कि जो वॉल होती है ओवरी की, वो डेवलप हो जाती है वॉल ऑफ फ्रूट, जिसे कि कहा जाता है पेरिकार्प। क्लियर है? जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो हिस्सा है ये आपका क्या है, पेरिकार्प। क्या कहा है कि जो वॉल ऑफ ओवरी, यानी कि ये जो ओवरी की दीवार है बेटा, वो डेवलप कर जाती है फ्रूट के वॉल के रूप में, और ये चीज कहलाती है, जो सबसे फर्स्ट वाला पार्ट आपको दिख रहा होगा, ये चीजें कहलाती हैं क्या, पेरिकार्प। ठीक है, तो क्या होता है ऐसे कंडीशन में कि ये जो फ्रूट्स होते हैं या तो ये फ्लैशी हो सकते हैं, जैसे कि आपका गुआवा हो गया, अमरूद है, देन ऑरेंज है, मैंगो है, एटसेट्रा, या फिर ड्राई भी हो सकते हैं, सूखे भी हो सकते हैं, जैसे किसमें, अखरोट में, ग्राउंडनट में एंड मस्टर्ड। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा, आगे क्या कह रहा है कि बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो इवॉल्व करते हैं क्या, मैकेनिज्म फॉर डिस्पर्जल ऑफ सीड्स, यानी सीड्स का डिस्पर्जल हो सके। रिकॉल द क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स एंड देयर डिस्पर्सल मैकेनिज्म दैट यू हैव स्टडीड इन अर्लियर क्लासेस। ये आप इनके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में कि सीड का डिस्पर्जल होता है, उनका मैकेनिज्म क्या है, तो उनके बारे में आपको ये डिटेल स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ आगे ध्यान दीजिएगा कि बहुत सारे प्लांट्स में बाय द टाइम जैसे जैसे आपका क्या फ्रूट डेवलप करता है ओवरी से, तो जो दूसरे फ्लोरल पार्ट्स हैं वो डीजेनरेट कर जाते हैं, उनका जनरेशन नहीं होता बेटा, वो नए बनते नहीं है, वो डीजेनरेट कर जाते हैं और फॉल ऑफ, वो पौधों से गिर जाते हैं। जैसा आप देखते होंगे कि कभी कभी क्या होता है, अमरूद अगर डेवलप कर रहा है, ठीक है, अमरूद अगर बन रहा है, तो वहां आप देखोगे कि पहले उसके जो फूल निकलते हैं, जब ये बनना शुरू हो जाते हैं तो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, वो फूल गिरने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जो उसके फ्लोरल पार्ट्स हैं। हाउएवर जबकि कुछ स्पीसीज में क्या है, जैसे कि आपका एप्पल हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, कैशू हो गया, इस एटसेट्रा, इसमें क्या होता है कि जो उसकी थैलेमस होती हैं वो भी क्या करती हैं, वो कंट्रीब्यूट करती हैं फ्रूट फॉर्मेशन में। यानी कि आप अगर ये सिरा देखें, ये वाला, ये एरिया जो है, ये बेटा क्या करता है, फ्रूट के फॉर्मेशन में मदद करता है। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा। और ऐसे फ्रूट्स जो ऐसे होते हैं कि जिनके थैलेमस जो होते हैं वो फ्रूट फॉर्मेशन में मदद करते हैं, वो चीजें कहलाती हैं फॉल्स फ्रूट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में अक्सर पूछता है फॉल्स फ्रूट क्या है। ठीक है, 2 नंबर में शॉर्ट आंसर में कभी कभी वेरी शॉर्ट में पूछ लेता है। मोस्ट फ्रूट्स जबकि हाउएवर क्या करते हैं, केवल ओवरी से डेवलप करते हैं। देखिए यही डिफरेंस है, फॉल्स फ्रूट क्या है कि जो थैलेमस से डेवलप करता है, और ऐसे फ्रूट जो कि ओवरी से डेवलप करते हैं वो कहलाते हैं ट्रू फ्रूट्स। ठीक है, ऑल्दो कुछ कभी कभी क्या होता है कि मोस्ट स्पीसीज में जो फ्रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, फर्टिलाइजेशन का वो रिजल्ट होते हैं। और फिर क्या कह रहा है कि बहुत सारी ऐसी फ्यू स्पीसीज हैं जिनमें जो फ्रूट्स होते हैं वो डेवलप करते हैं बिना फर्टिलाइजेशन के। ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है कि बहुत सारी ऐसी स्पीसीज होती हैं जिनमें कि जो फ्रूट्स होते हैं वो बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप करते हैं, और ऐसे फ्रूट्स क्या कहलाते हैं, और ऐसे फ्रूट्स क्या कहलाते हैं, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। क्लियर है, ध्यान दीजिएगा फिर से मेरी बातों को कि कुछ स्पीसीज में जो होते हैं क्या होते हैं, जो फ्रूट होता है वो बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप करता है, और ऐसे जो फ्रूट्स होते हैं वो कहलाते हैं आपके पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। जैसे कि एग्जाम्पल आप देख लीजिए, बनाना। अब बनाना अगर आपने केले पे ध्यान दिया होगा तो क्या होता है, एक बार जब निकलता है, ठीक है, तो कभी कभी क्या होते हैं उसके पौधों को, जो एक पेड़ अगर एक पौधा निकल रहा है, अगर उस पर बनाना हो रहा है,
एक सीजन आने के बाद उसको कट कर देते हैं, हाँ, लेकिन उसके साथ वाले जो बेबी प्लांट्स होते हैं वो फिर धीरे धीरे ग्रो करते हैं, ठीक। पार्थेनोकार्पी जो होती हैं वो इंड्यूस होती है किसके, एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स। और ऐसे फ्रूट्स जो होते हैं क्या होते हैं, ये सीडलेस होते हैं। इसीलिए क्या होता है, आप देखे होंगे कि जब भी आप बनाना खाते हो तो उसमें कोई भी सीड्स प्रेजेंट नहीं होता, क्यों, क्योंकि पार्थेनोकार्पी के नाते, यानी कि ये जो होते हैं वो बिना फर्टिलाइजेशन के क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है कि जो सीड्स होते हैं उनका भी सेवरल एडवांटेज होता है, किसके लिए, एंजियोस्पर्म के। पहले क्या कि जो इनकी रिप्रोडक्टिव प्रोसेस होती है, जैसे कि आपकी पॉलिनेशन या फिर फर्टिलाइजेशन, ये जो होते हैं किस पे होते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर, सीड फॉर्मेशन इज मोर डिपेंडेबल। क्या कह रहा है कि जो फर्टिलाइजेशन होते हैं वो वाटर पे इंडिपेंडेंट होते हैं, जबकि क्या है, सीड फॉर्मेशन जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मोर डिपेंडेबल होते हैं। ऑल्सो जो सीड्स होते हैं वो बेटर एडेप्टिव स्ट्रेटेजीज अपनाते हैं, किसके लिए, फॉर डिस्पर्सल टू न्यू हैबिटेट्स, यानी कि न्यू हैबिटेट्स में डिस्पर्स करने के लिए। और क्या करता है, ये स्पीसीज की मदद करता है ताकि ये दूसरी एरिया में कॉलोनाइज कर सकें, ठीक है। एज दे हैव सफिशिएंट फूड रिजर्व्स, जैसे ही क्या कह रहा है कि चूंकि इनके पास सफिशिएंट फूड रिजर्व्स होते हैं, तो जो यंग सीडलिंग्स होती हैं, ध्यान दीजिएगा कि जो यंग सीडलिंग्स होती हैं वो तब तक नरिश्ड होती हैं, आर नरिश्ड, जबकि क्या, अंटिल दे आर कैपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या कह रहा है कि इनकी नरिशमेंट तब तक होती है बेटा जब तक कि ये क्या होते हैं, कैपेबल हो जाते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए खुद से, ऑफ देयर ओन, यानी जब तक खुद की मदद से ये सीडलिंग्स क्या होते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया खुद से नहीं कर सकते, ठीक। आगे ध्यान दीजिएगा कि जो हार्ड सीड कोट होती है वो प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन किसको, यंग एम्ब्रियो को, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि जो हार्ड सीड कोट होती है वो प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन टू द यंग एम्ब्रियो। और चूंकि क्या करे कि बीइंग प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये क्या करते हैं, ये जेनरेट करते हैं नए जेनेटिक कॉम्बिनेशन, और क्या करते हैं, उनमें कुछ न कुछ वेरिएशन जरूर होता है बेटा। ये जेनेटिक कॉम्बिनेशन या वेरिएशन क्या है, तो आप एक जो हमारा यूनिट 5 आएगा नेक्स्ट, यानी आएगा आपका चैप्टर 5, 6, ये जो जेनेटिक्स के पार्ट है तो वहाँ पे आएगा हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, देन मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स क्या है, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो ये सारे टर्म्स चूंकि जेनेटिक कॉम्बिनेशन क्या है या वेरिएशन क्या है वहाँ हम डिटेल स्टडी करेंगे। सो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक हम कल देखेंगे।